अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। गुज़िश्ता चंद दिनों से बानी पीटीआई पहले अपने साथियों और फिर बराह रास्त तौर पर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट खास तौर पर फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात की अपीलें कर रहे हैं। अब उनका ताज़ा मौक़िफ़ है कि वो असली फैसला साज फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देंगे। उनका कहना है कि हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, फौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुक़र्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। कठपुतली हुकूमत बतौर इदारा फौज और कौम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर रही है जो कामयाब नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई की इस बात को अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए तो क्या किसी कठपुतली हुकूमत की ऐसी हैसियत होती भी है कि वह फौज और किसी सियासी जमात के दरमियान दरार डाल सके या इसे तूल दे सके? क्या बानी पीटीआई की अपनी हुकूमत उस वक्त की फौजी क़यादत और अपोजिशन की जमातों में दरार को तूल दे पाई थी? हरगिज़ नहीं। इसी तरह अगर बानी पीटीआई को पाकिस्तान के इन ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक हो चुका है कि मुक़्तदरा के साथ बिगड़े ताल्लुकात के तवाज़ुन को इंतखाबी कामयाबी या अदालती फ़ैसलों के ज़रिए अपने हक़ में नहीं किया जा सकता, तो फिर वो अब भी बगल में छुरी मुँह में राम राम वाली पॉलिसी पर क्यों चल रहे हैं? एक तरफ मौजूदा फौजी क़यादत से मुज़ाकरात की अपील करना तो अगली ही सांस में ये कह देना कि घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम से हर तबका बुरी तरह मुतासिर है। हर ओहदे पर उन्हीं के नुमाइंदे मुसल्लत हैं। मशरूत मुज़ाकरात के नाम पर इमरान खान मैंडेट की वापसी, रिहाई, मुकदमात का खात्मा और नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये मुतालबात पेश करने वाले क्या साबिक वज़ीर आज़म को इस बारे में बताया गया है कि DGISPR पूरी कौम के सामने ये कह चुके हैं कि अगर कोई सियासी सोच और सियासी टोला अपनी फ़ौज पर हमलावर हो, अवाम और फ़ौज में खलीज पैदा करे, तज़हीक करे, धमकियाँ दे तो उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे इंतशारी सियासी टोले के लिए एक ही रास्ता है कि वो कौम के सामने सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़कर तामीरी सियासत में हिस्सा लेंगे। क्या इमरान खान आइंदा अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश करने से पहले इस जायज़ मुतालबे को पूरा करने के बारे में भी सोचो विचार करेंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी अपनी, मुतालबात भी अपने, मुज़ाकराती भी मन चाहे। क्या बानी पीटीआई मुज़ाकरात के नाम पर मजाक कर रहे हैं? अबसार साहिब, एक सांस में मशरूत मुज़ाकरात की ख्वाहिश, अगली सांस में तनकीद और इल्ज़ामात, क्या वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं या कोई मजाक है? वो मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए चाहते हैं। वो मुज़ाकरात चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वो उठा सकते हैं अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए वो उठाना चाहते हैं। और बदकिस्मती से मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो खान साहब को सपोर्ट करते रहे हैं आज तक और आज वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो खान साहब को सपोर्ट करना भी चाहते हैं लेकिन ये भी सोचते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ना नाराज़ हो जाए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि खान साहब जिस रास्ते पे चले, जिसके ज़रिए आए, वो उस मंजिल पर पहुंच के उन्होंने सोचा कि मुझे ये लाने वाले कौन होते हैं, असल चीज़ तो मैं हूँ। ये जो खुद गर्जी है ना, ये एक बड़े लीडर में नहीं होती। बड़े लीडर में जो उनको कहा गया, जो उनको बनाया गया कि वो बड़े लीडर हैं, बड़े इंसान हैं, तो बड़ा इंसान जो होता है ना वो छोटा नहीं होता, उसका ज़र्फ़ उससे भी बड़ा होता है, उसमें ह्यूमिलिटी होती है, इज्ज़ होता है। वो जब जीत जाता है तो दूसरों को साथ लेके चलता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि जीत के तो जो आपने देखा हाल वो तो देख ही लिया। अभी ज़रा सा ये लगता है कि माहौल बेहतर होने वाला है और शायद उनको मज़ीद कोई सहूलियात मिलें या केसेस में नरमी आए उन पे या उनके वर्कर्स पे और वो इस सिस्टम का पूरा हिस्सा बन जाए। उनकी टोन अचानक बदल जाती है। तो एक मुझे इस पर लतीफ़ा याद आ रहा है, लेकिन छोड़ें, लतीफ़े पर टाइम ज़ाया होगा। बात ये है, हम सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो ये आज ट्वीट आया है, मैं नहीं समझता कि कोई भी अक्लमंद, समझदार, मुखलिस इंसान, जिसको मैं हुब्बुल वतनी की भी बात नहीं करता, अल्लाह जानता मैं नहीं करता हुब्बुल वतनी की बात, जिसको इंसानों से प्यार है, इस मुल्क के लोगों से प्यार है या एहसास है, प्यार को भी छोड़ दें, एहसास है ना उनकी हालत का जी। और वो कुछ रोल प्ले करना चाह रहा है तो ये ट्वीट ना वो करता। ये मैं आपको बता दूं, ये गैर संजीदगी है, ये गैर संजीदगी है, बेहिसी मजाक वो कर क्यों रहे हैं? करना चाहिए इस पाए के लीडर को। ये गैर संजीदगी नहीं है, ये बेहिसी है, ये जुल्म है
और ये इंतकाम पसंदी की आखिरी हद है, और जिसको हम फैशिज्म कहते रहे हैं 20 साल से। देखिए, मैं खान की पॉपुलैरिटी से मुझे कोई मसला नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं वाकई चाहता हूँ वो हुकूमत में आए, और हम लोग, अगर हम लोगों पे उन्होंने जुल्म करना तो करें, लेकिन ये तरीका, इस तरह का उनका बिहेवियर, ये एटीट्यूड, ये कैरेक्टर है। मैंने ये पैटर्न देखा है खान साहब ने, वो टारगेट किलिंग करते हैं और करवाते हैं अपने लोगों से। डिजिटल टारगेट किलिंग की मैं बात कर रहा हूं। वो एक शख्स को पकड़ लेते हैं, कभी अदलिया में उसको टारगेट कर लेते हैं, जैसे आजकल काजी फाइजा को किया हुआ है और जनरल आसिम को छोड़ा हुआ था। अब दोबारा वो फौज की तरफ आ गए हैं, कुछ अरसे बाद वो मीडिया के किसी बंदे को पकड़ लेंगे, तो वो दायरों में, वो किसी को चैन से नहीं बैठने देते, वो इस मुल्क में सुकून नहीं आने देना चाहते जब तक उन्हें इक़्तिदार की मसरत ना मिल जाए, और फिर वो जो चाहें आइन और कानून का ख्याल रखे बगैर वो करें और सब उनके आगे साइदा रेज हो। ऐसा होगा नहीं। ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, क्योंकि इस मुल्क में 33% होगी उनकी मकबूलियत, 73% नहीं है। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है, फौज मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा दे। बानी पीटीआई किसके नाम का इंतजार कर रहे हैं? आर्मी चीफ, डीजी, आईएसपीआर, आईएसआई, किसी कोर कमांडर? वो क्योंकि वो नुमाइंदा भी फिर मर्जी का चाहेंगे। वहां कोई सहाफियों ने कोई नाम दिया उनको, तो उन्होंने कहा ये तो खुद उनके नुमाइंदे और बड़ा जुल्म किया, ये नहीं। और अब वो क्या नाम भी मर्जी का चाहेंगे? तो किससे बात करना चाहेंगे इस मुल्क में? हाँ, मेरा ख्याल है ये वो बहस है जो कि बगदाद में हो रही थी, जब बगदाद की तबाही उसके सर दरवाजे पे खड़ी थी। ये वो वाली बहस है। पाकिस्तान का क्या मसला इस वक्त इमरान खान है? क्या पाकिस्तान का हल इमरान खान के पास है या किसी और के पास है, या उनके पास है जो इस वक्त हुकूमत में या पार्लियामेंट में बैठे हैं? पाकिस्तान के मसले इससे बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज रियासत पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या रियासत की बका के कोई रास्ता है या नहीं है। जिस मुल्क के अंदर मईशत ना हो, जिस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई निज़ाम ना हो, जिसका कोई सियासत ना हो, जिसके अंदर सियासत का जो महवर है वो उसकी अपनी बका हो और सियासत का ताकत का हसूल हो और अपनी बात को मनाने की बात हो, वो किस तरीके से मुल्क बच सकता है? जिस मुल्क की मुआशी तौर पर तबाही हो चुकी हो और उसमें से कोई रास्ता ना हो, अंधेरे इस तरीके से जकड़ चुके हों आपको कि आपको रास्ता ना मिल रहा हो, कोई रोशनी की किरण नजर ना आ रही हो कहीं पे, और आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान ये और इमरान खान वो और उसको क्या होगा और उसको किसका असल में मजाक कर रहे हैं। मजाक तो आप सब मिलकर इस कौम के साथ कर रहे हैं। इस कौम जो ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, नेशन स्टेट है, एक रियासत है और कौम है। इस रियासत और कौम के साथ मजाक किया जा रहा है उन लोगों के जिनके पास ताकत है, उनके थ्रू, जिस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। मुझे बताइए कौन सी पार्लियामेंट ने किस वक्त कोई हल दिया है हमारी मईशत का? एक औरंगजेब जी, क्योंकि उसको कहा जाता है कि वो इस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है हमारे, कि वो किसी और के नुमाइंदे हैं और वो जाएं और जाकर मईशत को भी आउटसोर्स कर दिया। तो आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इमरान खान मुज़ाकरात की बात करने के लिए या मजाक की बात करने के लिए? मेरा अपना ख्याल ये है कि अपने आप को पहले खुदारा, ये देखिए ये मामला इस किस्म का नहीं है कि इसको खेलों के अंदर, ये खेल हो रहा है हम सबके साथ और ये आपस में खेल रहे हैं। ना इमरान खान ने कोई हल दिया है, अगर निकल भी आएगा जेल से और आके हुकूमत में भी बैठ जाएगा, उसके पास क्या हल है इन मुश्किलात से निकलने का? किसी और के पास क्या हल है? तो चूंकि किसी के पास हल नहीं है तो इसलिए हमें इन चीजों में उलझाया हुआ है कि इमरान खान ने आज क्या बोला, उसने ट्वीट क्या कर दी, उसने क्या बोला। भाई इमरान खान गुफ्तगू को फिर कहां से शुरू किया जाए? हम कहते हैं इलेक्शन हुआ है, एक पॉपुलर वोट है, एक पॉपुलर लीडर है, वो लीडर हर दिन अपनी एक बात रखता है सामने। गुफ्तगू का मसला नहीं है, हल का मसला है। हमें वो लोग चाहिए जो हल दे सकते हैं, अगर कोई हल है इस चीज का। मेरा तो ख्याल है कि हम उस हल के से भी बहुत आगे जा चुके हैं और हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। शायद अब किसी के पास इसका हल भी नहीं रह गया, इन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं रह गया। आपके अपने दोस्त जो कि आपको कुछ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दे रहे थे, वो आपसे पीछे हट गए हैं सबके सब। हमें क्यों समझ नहीं आती कि हमारी ऑक्सीजन भी बंद हो जाएगी? ये जो 25 करोड़ जिनको पीछे रह जाएंगे, उनका क्या बनेगा? ये किस किस्म का दर्द लेके चल रहे हैं? इमरान खान मसला नहीं है, ना उसकी बात मसला है, ना उसका बयान मसला है, ना उसकी ट्वीट मसला है, ना वो जो एक शख्स है वो पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, और कोई भी शख्स पाकिस्तान से बड़ा नहीं। वो शख्स बड़ा है जो आज पाकिस्तान की मुश्किलात का हल दे सकता है। तो मेरा तो ख्याल है मजाक हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये कोई एक दूसरे से मजाक तो खेल रहे हैं ये लोग, और मजाक पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत है। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, माजी में भी मुज़ाकरात होते रहे और तमामी सियासी रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते रहे, मगर इस वक्त इमरान खान का जिस तरह का तजादात भरा बयानिया गुफ्तगू है, सवाल आपसे यह है कि क्या इमरान खान वाकई इस वक्त कोई मसला नहीं, और अगर वाकई कोई मसला नहीं तो हुकूमत, रियासत, इंतजामिया, अदलिया सब के सब एक ही मसले के गिर्द गोल गोल चक्कर क्यों ले रहे हैं? यहाँ तक कि हमने अरबों अभी फायरवॉल के मामले पर लगा दिए। मसला तो है।
जहाँ तक ये फायरवॉल का आप ताना दे रही हैं, रियासत को अगर फायरवॉल की ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे और हम जैसे लोग उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं, उसको हीरो बना रहे हैं कि ये फायरवॉल उसके लिए लगी है। ये फायरवॉल उसके लिए नहीं लगी है, ये फायरवॉल उसके लिए लगी है जो तहकीकात शुरू हुई है। जिस तहकीकात को शुरू करते वक्त ये पता लगा है कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक में बैठ के पाकिस्तान के बारे में किस किस्म की मनसूबाबंदी हो रही है और की जा रही है, ये फायरवॉल उसके लिए लगी है। और जहाँ तक कई बात मुज़ाकरात की, बिल्कुल सही कहा शहजाद साहब ने। कुरम में क्या हो रहा है, सैकड़ों लोग अब तक मारे गए हैं, रियासत किधर है? रियासत ने क्या नोटिस लिया उसका? बलूचिस्तान के अंदर लोग मुतालबात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इश्यूज पाकिस्तान की ये हैं। पाकिस्तान का इशू ये है कि गुर्बत इंतहा को पहुंच रही है। पाकिस्तान का इशू है कि गवर्नेंस हर लम्हे ख़त्म होती जा रही है। ये इशू नहीं है कि मुज़ाकरात कौन करेगा और किससे करेगा। और बिल्कुल शहजाद साहब ने कहा ठीक कि मुज़ाकरात के नतीजे में क्या इलेक्शन हो जाएंगे? इफ्तिखार साहब, क्यों हम इलेक्शन से पहले कहते रहे कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मामला आगे जाएगा, मगर वो सियासी इस्तेहकाम तो आज भी नहीं आया। जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है और इसको और ख़राब करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। ये खेल है, ये एक मजाक हो रहा है कि जनाब मुझको नाम दिए जाएं और मैं अपनी मर्जी के नाम के साथ बात करूँगा। इर्रेलेवेंट बात है। वो बिल्कुल पॉपुलर होगा, उसका हक है एज ए पॉपुलर लीडर के, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को पॉपुलर लीडर की ज़रूरत की बजाय इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा कि आपकी 2 सरहदों पर लोग मारे जा रहे हैं रोज़ और इसको कोई रिपोर्ट भी करने को तैयार नहीं है। क्या ये हकीकत है? ये नहीं है। आज जो पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में वो आपके इल्म में है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो आपके इल्म में है। वो मेरे लिए उनके साथ मुज़ाकरात करने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके साथ डायलॉग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक हकीकी इशू लेके बैठे हुए हैं। ये आदमी तो जेल में बैठा हुआ आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है और जिस किस्म की जेल इस शख्स को नसीब हुई है, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासतदान को ऐसी जेल नहीं दिखे। वो कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी के आदमी से बात करूँगा। वो कौन होता है ये फैसला करने वाला? बिल्कुल ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को बिल्कुल एक ऐसे खेल में फंसा दिया गया कि लोग हकीकी मसाइल पर सवाल न उठाएं। ये डरते हैं कि अगर लोगों ने हकीकी मसाइल पर सवाल उठाए और लोग सड़कों पर निकल आए अपने हकीकी मसाइल के साथ, तो ये जो डायलॉग करने वाले हैं और जो डायलॉग करना चाहता है, दोनों इररिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, उस पर कौन बात कर रहा है? उस पर कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। ये बात है, एक आदमी है अपनी मर्जी का वो बात करना चाहता है, मर्जी के मामला तय करना चाहता है। माफ़ कीजिएगा, जिनका नाम उन्होंने पेश किया है उन साहब की मैं बहुत एहतराम करता हूँ, जगदीश साहब की। उनसे पूछें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और वो जो मुतालबात लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। क्या विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर रहे हैं? उनसे कौन मसला हल करेगा? डायलॉग उनसे करना चाहिए। जो कुर्म में हो रहा है डायलॉग उनसे करना चाहिए। बिल्कुल हुकूमत इंगेज कर रही है। आज मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात भी हुई है कुर्म के 2 ग्रुपों से, जहां पर इख्तिलाफात जारी हैं। ज़ैगम साहब, होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, जरूरी मसाइल हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ये मसाइल है जो हल चाहते हैं, जो डायलॉग चाहते हैं। ठीक है, ये फर्ज क्या होता है? ज़ैगम साहब, गुफ्तगू को यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या वाकई बानी पीटीआई जो कुछ चाह रहे हैं, ख्वाहिश रख रहे हैं, वो गैर जरूरी बात कर रहे हैं और उन पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ना उनका इस वक्त कोई सियासी स्टेक है, या वो इतनी सियासी वेटेज रखते हैं कि तमाम निजाम उनके गिर्द घूम रहा है, वो जो कोई बात करते हैं हर तरफ से उसका जवाब आना शुरू हो जाता है और फिर वो पुरानी बातें दोहराते हैं। 71 की बिगड़ा हुआ बच्चा कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और उसके लोगों को, और वो वाकई मुज़ाकरात चाहते भी हैं या ये सर्कस चलता रहेगा? देखिए, मेरे लिए तो इमरान खान की ख्वाहिश कोई हैसियत नहीं रखती और मैं यहाँ बता दूं कि मैं तो 1995 से इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। पहला इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया था जब सियासत में आए थे और उस दिन से आज तक कर रहा हूँ। हमने तो पाकिस्तान के मफादात को देखना है। पाकिस्तान के मफादात क्या मांगते हैं? क्या ये फॉर्म 47 पॉलिटिकल वर्कर्स को कुट लगाने से आएगा? क्या ये वसाइल की बंदर बांट से आएगा? आप मुझे ये बताइए कि अगर 25 करोड़ की रियासत, दुनिया की 5वीं न्यूक्लियर पावर,
चंद सरफिरे क्रेजी लोगों के वीलॉग्स और उनके ट्वीट से हिलने लगती है, तो फिर मैं पूछूंगा कि आपने मेरे मुल्क की फसीलें किस चीजों से बनाई हैं? ये पत्थर से बनी है या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी है? मुल्क को इंटरनल रेजिलियंस की जरूरत होती है। दूसरे मुल्कों की बुनियादें क्यों नहीं हिलती ट्वीटों से, वीलॉग से? कितनी आजादी होती है, कैसी कैसी क्रेजी बातें की जाती हैं, इसलिए कि इस्तेकाम अंदरूनी इस्तेकाम से आता है। आपने उन दराड़ों को रोकना है। अब गुफ्तगू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जैसा भी है इमरान खान, जैसी भी है उसकी पार्टी, क्या उससे ज्यादा कोई मकबूल लीडर है? क्या उससे ज्यादा मकबूल कोई पॉलिटिकल पार्टी है? 33% ही सही, हिसाब तो लगाएं कितने करोड़ बनते हैं? 8 करोड़ अफराद बनते हैं अगर 33% हैं तो। और कई कई सूबों में 70% तक भी मकबूलियत है, बहुत अहम सूबों में। तो अब क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी का रगड़ा लगा के क्या हो गया था? अवामी लीग का रगड़ा लगा के क्या हो गया था? मुस्लिम लीग नवियाज का रगड़ा लगा के क्या मिल गया था? साहब, क्या बानी पीटीआई माफी मांगकर मशरूत मुज़ाकरात के उसूल को तस्लीम करेंगे? वो माफी मांगे, क्योंकि वहां से एक जवाब दिया गया था कि सिद्क़े दिल से माफी मांगे और फिर सियासी क़यादत से बात कर लें। जी देखिए, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ने जो 9 मई को किया वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। दे शुड कम क्लीन ऑन दिस। इस पर जो उन्होंने बयानिया बनाया है वो नाकाबिले कबूल है कि फौज ने अपने ऊपर हमला किया। और इस वक्त सबसे बड़ा जो इरिटेंट है पीटीआई के दरमियान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान में, वो 9 मई का वाकया है। एक तरफ फौज सख्त नाराज है और मामला बिगड़ते से बिगड़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई का ये बयानिया कि न सिर्फ कि वो मुलव्वस नहीं है, उसका बेहतर तरीका हो सकता है कि पुरअमन मुजाहिरों को कहा गया था। जाहिर है मुजाहिरीन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, मॉब होता है, लेकिन ये कहना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, एक मुल्क की फौज ने अपने ऊपर हमला किया, ये नाकाबिले कबूल है। लेकिन कितनी कुट तो इस नाम पे उसकी लगाई जा चुकी है ना। एक एक बंदे को 6 शहरों में हाजिर करार देकर बंद किया जा चुका है, तमाम इलेक्टेबल्स उनसे छीने जा चुके हैं, क्या कुछ हो चुका है और क्या करना है भाई? अभी तक अदालतों ने सजा नहीं दी ना। 9 मई पे आपने क्या करना है? 9 मई पे फंसे रहना है? क्या हमने वाकई मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को गद्दार करार देना है? 8 करोड़ गद्दार हैं इस मुल्क में। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ना है, और मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। देखिए, मुज़ाकरात से पहले जो है वो टॉक्स अबाउट टॉक्स होती है। अभी तो टॉक्स अबाउट टॉक्स भी शुरू नहीं है। मगर ऐसे टॉक्स भी कैसे होंगी कि एक जानिब आप कहें कि बात उन्हीं से करूंगा और दूसरी जानिब उन्हीं पर इल्जाम भी रखें और तनकीद भी करें? तो क्या टॉक्स का तरीका ये होता है? जी बिल्कुल, ये तरीका नहीं है। मेरे ख्याल में उनको भी अपना रवैया बदलना होगा। दूसरी तरफ से भी नरमी आनी चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। जिन बातों के, जिन पुरानों का शहजाद साहब ने इतनी खूबसूरती से इहाता किया, उन पुरानों से हमें मिलकर निकलना है। बगदाद मत बनाएं। बिल्कुल ठीक है, मुनाजरे करना छोड़ें, आपस में लड़ना छोड़ें, बाहर तातारी खड़े हैं, ठीक हो गया, उनसे लड़ने की तैयारी करें। बिल्कुल ठीक हो गया। मुत्तहिद होकर मामलात को हल करने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे फलस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत। आने वाले दिन मुस्लिम दुनिया किस तरीके से इस पर रद्द-ए-अमल देगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ईरानी शहर तेहरान में इजरायली हमले के नतीजे में हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद हो गए। इस्माइल हनिया की शहादत पर दुनिया भर से भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। दुनिया के संजीदा हल्के कह रहे हैं कि इजराइल के लिए इस इक़दाम से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। इजरायली हमले से 2 अहम आलमी इशूज़ उजागर होकर सामने आ रहे हैं। पहला मसला यह है कि इजराइल कई अशरों से अपने मतलूबा टारगेट्स को दूसरी सरजमीनों पर मारता आया है। मशरिक़ वस्ता और एशिया में कई फ़लस्तीनियों की शहादतें इसकी मिसाल हैं। इजराइल की इस पॉलिसी में नुमायां तौर पर तेजी आ रही है और अब भारत और रूस समेत कई ममालिक भी इसी इजरायली मॉडल को फॉलो करते हुए अपने मतलूबा अफराद को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हलाक करवा देते हैं। जाहिर है इजराइल को मगरबी दुनिया की हिमायत हासिल होती है, लेकिन अगर इस पॉलिसी से उसको रोका ना गया तो दुनिया का कोई भी मुल्क अपने से कदरे कमज़ोर मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन को कत्ल करवाने की राह पर चल पड़ा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा या खुद इजराइल? दूसरा मसला,
इजराइल पहले ही इंतहा पसंदों के मुकाबले में मोतदिल रवैया रखने वाले फलस्तीनी रहनुमाओं और तंजीमों को कमजोर करता आया है। क्या यह तारीखी हकीकत नहीं है कि इजराइल 1980 की दहाई में PLO जैसी कदरे मोतदिल तंजीम को कमजोर करने के लिए इंतहा पसंद तंजीमों को बिलवास्ता फलने फूलने का मौका देता रहा। अब इस्माइल हनिया एक फ़लस्तीनी सियासतदान और हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह रहे। वो 10वें फ़लस्तीनी हुकूमत के वज़ीर आज़म भी थे। गज़ा जंग में मुज़ाकरात के हवाले से भी अहम किरदार अदा कर रहे थे। गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले सख्त गिर रहनुमाओं मोहम्मद देव और याहिया संवार के मुकाबले में उन्हें एतदाल पसंद शख्स के तौर पर देखा जाता था। वो एक ऐसा फ़लस्तीनी चेहरा थे जो सिफारती सतह पर इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में भी अपनी बात अच्छे अंदाज से कहने की शोहरत रखते थे। इस्माइल हनिया अपनी सिफारती और सियासी जिंदगी में कमलियत पसंद सियासतदान और सिफारतकार के तौर पर जाने गए। अब ये सवाल इंतहाई सादा है कि क्या इस्माइल हनिया की शहादत से बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता और बिलअमूम दुनिया में इंतहा पसंदी, रेडिकलिज्म, बुनियाद परस्ती और दहशत गर्दी को ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिलेगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आप सबके लिए सवाल। इस्माइल हनिया की शहादत, मुस्लिम ममालिक और दुनिया से रस्मी बयानात, एक और फ़लस्तीनी रहनुमा शहीद कर दिया गया। क्या इजराइली इक़दाम ने मशरिक़ वस्ता में जवाज़ फ़राहम कर दिया? शहजाद साहब, अब रद्द-ए-अमल की बात ईरान और हमास दोनों कर रहे हैं। उनको रुकने का भी कहा जा रहा है, रद्द-ए-अमल से भी गुरेज का मशवरा दिया जा रहा है, सब्र व तहम्मुल भी। मगर क्या इस वाक़े ने कौन कौन से जवाज़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को दे दिए हैं जो कि मुश्किलात का बायस बनेंगे दुनिया के लिए? अच्छा, आप दहशतगर्दी कह रही हैं, दहशतगर्दी क्यों? दहशतगर्दी की ज़रूरत क्यों पेश आए? अरब ममालिक जो कि उसके गिर्द हैं, आफ्टर ऑल अगर उनको इस किस्म का कोई उनका पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके अंदर के वो समझते हैं कि फ़लस्तीन उनके लिए अहम है, तो फिर उनको दहशतगर्दी की करने की क्या ज़रूरत है? उनके पास अफवाज हैं, उनके पास अपने कौम मुल्क हैं, उनके पास हाँ कुछ बहुत कमज़ोरियाँ हैं। इराक़ के अंदर मिसाल के तौर पर उर्दन कॉम्प्रोमाइज़ है बड़ी हद तक, सीरिया के अंदर मुश्किलात बहुत ज़्यादा। यही 2-3 मुल्क थे जो कि इसराइल के साथ पहले 1-2 जंगों के अंदर शामिल रहे। लेकिन उसके बाद उससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो वो फिर तो तमाम इस्लामी ममालिक या जी इंतहा पसंद तंजीमें भी होती हैं, और उसको फिर जब वो ये काम करती हैं तो इंतहा पसंद तंजीमें, तो फिर आप उनको कहते हैं कि अच्छा ये एक उनका रेलिवेंट टैक्टिक है। तो रेलिवेंट टैक्टिक मैं नहीं समझता कि दहशतगर्दी एक रेलिवेंट टैक्टिक है। अगर आपको कुछ करना है तो आप उसको ओपन वॉर के शुरू कीजिए। दहशतगर्दी को हया देने की या उसको ज़्यादा रीइंफोर्स करने की मेरे हाल में हमें आर्गुमेंट नहीं देनी चाहिए, ना ही इसकी कोई गुंजाइश बनती है। हुआ क्या है, देखिए हम इस वक्त मुसलमान ममालिक का नोहा पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर भी आप जितना मर्जी कह लें, जो मर्जी कह लें, जहां आज इस्लामी ममालिक खड़े हैं वहां पर तो एक कौम की या एक मुसलमानों के तौर पे कुछ कौमों का जो हाल है वो अगर कभी हमने एक देखा था वक्त, तो वो अब जाहिर है कि हम बिल्कुल उस तारीख के उस वक्त में से गुजर रहे हैं जिसके अंदर हम बिल्कुल निश्चित दर्जे पे अपनी हैसियत रखते हैं बदकिस्मती से। ये भी एक हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। हम कॉम्प्रोमाइज मुस्लिम ममालिक की बात। दूसरी बात, मुझे बताइए ईरान के शहर में ये काम हो रहा है, तेहरान के अंदर, तो ईरान की जो डिफेंसेस हैं वो क्या, वो कहाँ पे थे, वो क्या थे? और अब अगर अब आज इसकी वजह से ईरान के ऊपर कोई शक कोई शुबहात उठते हैं कि क्या कोई वो मुलविस थे, कुछ और लोग मुलविस थे, कुछ ये पता था कि ऐसा काम होने जा रहा है, तो फिर उस सूरत में वो तमाम इस्लामी ममालिक जो फिर भी वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, तो उनके ऊपर क्या सवालात उठेंगे? आज ईरान की क्रेडिबिलिटी आज इन क्वेश्चन हो गई है। उसका हिजबुल्लाह के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, फ़लस्तीन की या हमास के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, या हुती उसको किस हद तक? तो देखिए इसराइल 1 करोड़ लोगों का मुल्क है, सिर्फ 1 करोड़। ठीक, हमारे कराची में 2 से 2.5 करोड़ को कुछ 3 करोड़ कहते हैं लोग। तो 1 करोड़ लोगों का मुल्क जो है उसने कितने मुल्कों को पकड़ के रखा हुआ, और उससे उनको हटने नहीं दे रहा। तो इससे, और ये अभी की बात नहीं है, ये 1970 की दहाई से ये लोग ये काम कर रहे हैं, और दूसरे मुल्कों में जाके करते हैं। ये अपनी अफवाज को इस्तेमाल करते हैं दूसरे मुल्कों में जाके ये काम करने के लिए। आप जब तक इस चीज पे बैठे रहोगे कि कोई इसको रोकेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोकेगा। अगर जिसने रोकना है उसको खुद खड़े होकर रोकना है, तभी कौम आपका दुश्मन रुकता है, वरना किसी के कहने से कभी कोई नहीं रुकता। ठीक है ज़ैम साहब, इसराइल समेत कई रियासतों का अलमिया है, किसी भी वजह से कोई तहरीक मकबूल हो तो इतदाल पसंद जो होते हैं वो जान से जाते हैं और रेडिकल चेहरे सामने आ जाते हैं। हुर्रियत पसंदी पर चल रही फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत क्या मजीद रेडिकल हो जाएगी या सिफारती हल और मुज़ाकराती हल रहेगा? मुश्किल हो जाएगा बल्कि। देखिए, पहले तो ये जो आपका पिछला सवाल था ना, जी, उसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि क्या होगा कि खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ।
कुछ भी नहीं होगा। 40,000 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। क्या हुआ है? इस्माइली हानिया के 3 बेटे शहीद हो चुके हैं, फैमिली के दर्जनों मेंबर्स शहीद हो चुके हैं। ये हमास आखिर ईरान की प्रॉक्सी या दादी है ना, तो जब उसने ये जंग छेड़ी तो क्या ईरान मदद को आया? क्या हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ी? सवाल ये है कि जब ईरान के अपने जर्नैल को मारा गया सीरिया में, शाम में, तो ईरान ने क्या किया? अमेरिका से तयशुदा हमले, 320 मिसाइल, जिसमें 99% बॉर्डर पर ही ठुस हो गए। एक और तयशुदा इंतकामी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा। दहशतगर्दी का बढ़ना कोई हल नहीं है। फलस्तीनियों को इस वक्त ये याद करना होगा कि वो एक तहजीबी जंग लड़ रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि उन्होंने फिरौन के घर में मूसा को पालना है। उनका बच्चा आज पलेगा तो फिरौन के घर में पलेगा। ठीक। इस वक्त फिरौन के हाथों अपने बच्चे नहीं मरवाएं। भेड़ियों के गोल में उन्होंने जिंदा रहना है। जो तातारी थे वो भी 250 साल मुसलमानों पे हुक्मरान रहे थे। 1206 से लेकर 1368 तक सरवाइव किया था ना हमने। सिविलाइजेशनल वॉर जीती थी ना हमने। मुसलमान वापस उठ खड़े हुए थे ना। सही। तो जल्दबाजी ना करें। जब तक मुसलमानों का ज़मीर नहीं जागता, अपने आप को बचा के रखें, अपनी एनर्जी बचा के रखें, पुरअमन जद्दोजहद करें और मुसलमानों को उस हालत में आने दें कि मुसलमान उनके साथ जंग लड़ सकें। ये मुसलमान वो मुल्क जो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी, जो उनको फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका ईंधन ना बने। ठीक हो गया जी। इस काबिल बनाएं कि खड़े हो सकें अपने मामलात के हल के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और अब्सार साहब की राय आपके सामने रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इफ्तिखार साहब, मुसलमान ममालिक के रस्मी बयानात, क्या मुसलमान हुक्मरान नहीं जानते कि इसराइल की ऐसे इक़दाम से समाज में इंतहा पसंदी में इजाफा होता है, खतरा बन सकता है? जो ऊपर ज़ैगम साहब बात कर रहे थे कि अभी रुकें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि मामलात को हल कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने आप को काबिल बनाएं। इसमें 100 साल लगे, 200 साल लगें, फिर मुकाबला करें उनका। क्योंकि देखें, वो जो जंग लड़ रहे हैं वो बहुत साइंटिफिक जंग लड़ रहे हैं। जहाँ तक जज्बात की बात है, जहाँ तक इंसानी जानों की बात है, जो गज़ा में हुआ, इससे ज़्यादा और क्या इंसान कुर्बानी दे सकता है? वो कुर्बानियाँ मैं तो लर्ज़ जाता था जब मैं उन बच्चों की लाशों को देखता था। इंसान तो यही कर सकता है ना कि अपनी जान दे दे। तो मेरा ख्याल है कि अब जान देने के अलावा इनको सोचना चाहिए कि इसराइल का मुकाबला कैसे किया गया। और ये ईरान के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट हुई है। अभी चंद दिन पहले उनका एक प्रेसिडेंट जो है एक हादसे का शिकार हुआ, दूसरे प्रेसिडेंट का हलफ है, और उस वक़्त दुनिया के 80 ममालिक की डिग्निटरीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, और रात 2 बजे ये हमला कर दिया जाता है। ये भी सवाल बहुत सारे उठाए जाएंगे, और ख़ुद ईरान के अंदर ये जो मामला शुरू होगा उसको भी तो देखना है कि उसके नताइज क्या होंगे। तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अपने आप को ताकत दें, साइंस में ताकत दें, अपने हथियारों पर गौर करें, अच्छे हथियार बनाएं और फिर मुकाबला करें। ये जज्बात से मुकाबला नहीं हो सकता, वरना हमारा एक आदमी गया हुआ है वहाँ पे उस सारी अफवाज का सरबराह बन के, पता नहीं वो बेचारा क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर सकता है। ऐसे नहीं होगी बात, तैयारी करनी होगी, तैयारी करनी होगी साइंसी अंदाज से। ताकत हासिल करो टेक्नोलॉजी की, और फिर ये जंग लड़ सकते हो तो लड़ो। इसके लिए 10, 20, 30, 50 साल भी अगर इंतज़ार करना पड़ता है तो करें। जज्बाती तौर पे हम अफसोस का इजहार करते हैं, बहुत नुकसान हुआ, उनका पूरा ख़ानदान ही तकरीबन इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब्सार साहब, इजरायली मॉडल की नज़ीरें हैं। भारत और रूस भी मुखालिफिन को जाके दूसरी सरजमीन पर कत्ल करवाने लगे। अगर ना रोका गया तो फिर दुनिया भर का मॉडल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का अमली नमूना बन जाएगा। कि बैठ के इंतजार ही है, क्योंकि जज्बात तो हल नहीं देंगे, या दे सकते हैं? नहीं, यही है दुनिया का असूल, हमेशा से यही है। पता नहीं आप आज क्यों समझ रही हैं ऐसा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। और हम कमज़ोर हैं, मुनाफिक हैं,
खुद गर्ज हैं तो ये होगा हमारे साथ। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे घर में रह रहे हैं सुकून से। फ़लस्तीनी मर गए क्या फ़र्क पड़ता है, सबकी हमारी जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला पूछेगा तो सही हमसे। और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात की है ज़ैगम साहब ने कि पुरअमन तरीके से फ़लस्तीनियों को अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए। यही मशवरा यहाँ पे खान को भी देना चाहिए कि अपने मुल्क में तो कम अज़ कम पुरअमन जद्दोजहद करें ना। यहाँ हर एक को गाली निकालना, हर एक पे हमला कर देना, हर एक पे झूठे केसेस बना देना, सियासत में जो भी साइड कर रही हो वो गलत है। और जिसको मौका मिले और अपने आप को वो बहुत दूसरों से अखलाकी तौर पे बुलंद रखे, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक इसराइल है, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप में इत्तेफाक ना हो, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे ना बढ़ें। वो हम बढ़ नहीं रहे। हम तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो आबादी बढ़ा रहा है, अरबियों की बात करें तो वो अपने मफादात हैं, उनकी ज़िंदगी है, कंफर्टेबल है, उनको पूरी इंसानी तारीख में पहली बार इतनी पुरआसाइश ज़िंदगी मिली है, तो वो इसको क्यों ज़ाया करेंगे। तो वो कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। फ़लस्तीनी मर गए तो क्या हुआ, थोड़े से हैं, अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जी, आप चारों का शुभ प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।